Good morning to one and all present here, respected sir and all my dear friends. Myself Priya Aradhna Khakha, student of MSc second semester microbiology. Today I am going to represent my seminar on complement system. ये कंटेंट है जिसके थ्रू हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को समझेंगे कि आखिरकार कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है और इसमें कौन कौन से पाथवेज होते हैं. Firstly, we will discuss about the introduction. Complement एक complex innate immune surveillance system है जो पैथोजन के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है. ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये इनिशिएट होता है. जब ये इनिशिएट होता है तो बहुत सारे कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑकर होते हैं जब कोई डेंजर या कोई सिग्नल को रिकॉग्नाइज किया जाता है बॉडी के अंदर. ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसमें बहुत सारे कैस्केड पाथवेज चलते हैं, बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑकर होते हैं. ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जाके अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन. ये अपने खुद के होस्ट मतलब ये होस्ट टिश्यू को डैमेज नहीं करते, मतलब ये खुद के सेल्स को डैमेज नहीं करते हैं. ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक सेंट्रल पार्ट है इनेट इम्यूनिटी का, जो कि क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं अगेंस्ट फॉरेन कंपाउंड्स. देन डेफिनेशन, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, एक सेट है प्रोटीन का. दैट मीन्स ये कोई सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है. इसमें मैक्सिमम 50 प्रोटीन से भी ज़्यादा सेरीन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में. ये क्या करता है, पैथोजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, डाइंग सेल्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, एज वेल एज द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द बॉडी. ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जितने भी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो प्रोटीन होते हैं वो आपके लीवर में सिंथेसाइज्ड होते हैं. लीवर मीन्स द हेपेटोसाइट्स, और कुछ अमाउंट में ये मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस में भी सिक्रेट होते हैं. देन आता है आपको कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स. कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 फंक्शनल कैटेगरीज, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट. इसमें ऐसे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं. ये क्या करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर सॉल्यूबल या फिर मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, और जब इनकी बाइंडिंग प्रोसेस होती है तो इनमें कोई कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑकर होता है, as well as their biological activities also changes. Example, C1q complex, mannose binding lactin. Then second है आपका enzymatic mediators. इसमें ये जो एंजाइमेटिक मीडिएटर्स है इसमें जो सेवरल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं उनमें से कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं. मतलब बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे ये जो कॉम्प्लीमेंट कास्केड है उनको एक्टिवेट करने के लिए जो इन एक्टिव फॉर्म में जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट हैं उनको क्लीव करके एक्टिवेट करते हैं. और जब एक्टिवेशन होता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जब एक्टिवेशन होता है तो बहुत सारे कन्फर्मेशनल चेंजेस ऑकर होते हैं. ऐसे प्रोटीन जो कि इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और जब उनका क्लीवेज होता है तब वो एक्टिवेट होते हैं. जब उनका क्लीवेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू होता है और उसके बाद वो जब एक्टिवेट होते हैं तो इस टाइप के प्रोटीन को ज़ाइमोजन प्रोटीन बोला जाता है. जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं C3 एंड C5 कन्वर्टेज. ये जो C3 कन्वर्टेज है ये आपका C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करता है और जो C5 है वो C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करता है.
देन थर्ड है आपका मेम्ब्रेन बाइंडिंग कंपोनेंट और ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन का मतलब होता है दैट इनहेंस द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो जब आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बहुत सारे प्रोटीन्स के क्लीवेज के थ्रू, तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनको जब क्लीव किया जाता है, ये क्लीव होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के थ्रू, तो ये दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो फ्रेगमेंट होता है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है और जो सेकंड फ्रेगमेंट होता है वो लार्जर फ्रेगमेंट होता है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसको ए से डिनोट करते हैं और जो लार्जर फ्रेगमेंट है उसको बी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का अगर क्लीवेज होता है तो उसका जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो C3b होगा और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो C3a होगा, C3a होगा। as well as C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के केस में भी वैसे ही होगा। ये जो इसका स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो C4a होगा और जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो C4b होगा। और फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जाके एंटीजन के सरफेस पे जाके बाइंड करेंगे और उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। देन फोर्थ है आपका इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। तो जो स्मॉलर कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं दैट मीन्स द C3a, C5a, C4a, ये क्या करते हैं, ये जाके एंडोथेलियल सेल से जाके बाइंड करते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है। और जब इनकी बाइंडिंग होती है तो अब इनकी जो कैपिलरी डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डैमेज का इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये कुछ दूसरे सेल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं डैमेज पार्ट पे, ताकि उनका भी अगर वहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका भी फैगोसाइटोसिस हो जाए। बट अगर जब यही प्रोटीन, ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के, अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम लोग एनाफाइलाटॉक्सिन बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन कॉज करने लगते हैं बॉडी में। जैसे क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि ये अफेक्टेड एरिया में ब्लड का फ्लो को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड एरिया है उसमें ब्लड का फ्लो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर फिफ्थ है आपका मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन। इसमें बहुत सारे प्रोटीन मिल के पॉलीमराइज होके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग मैक बोलते हैं। मैक मीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसके जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स या फिर जो इसके जो मेंबर्स हम लोग बोल सकते हैं वो होते हैं C5b, C6, C7, C8 और मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ C9। ये क्या करते हैं, ये पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके बाइंड करते हैं और इनके ऊपर होल का फॉर्मेशन करते हैं या फिर पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेल की लाइसिस हो जाती है और उस पैथोजन का डेथ हो जाता है। देन आपका सिक्स्थ है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन या फिर किसी स्पेसिफिक सिग्नल से जाके बाइंड करते हैं और सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर होता है वो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट से जाके बाइंड करता है। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर हम लोग एग्जांपल के तौर पे CR1 ले सकते हैं। वो क्या करता है, C3b कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट से जाके बाइंड करता है जो एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जब C3b कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब उस एंटीजन का फैगोसाइटोसिस हो जाता है। और यही आपका सेम C5a के केस में होता है। इसमें क्या होता है कि जो C5aR रिसेप्टर है वो C5a कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा और जैसे ही बाइंड करेगा उस
एंटीजन का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं जिसका नाम है आपका CR1, CR2, C5AR। देन है आपका रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट। जो रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट होता है, इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये मैक के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। मतलब ये मैक का फॉर्मेशन किस पे कर रहा था, पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैक का फॉर्मेशन करके वहाँ पे वो मैक मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एंटीजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके बाइंड कर रहा था और पोल या फिर होल का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसके थ्रू क्या हो रहा था कि उस पैथोजन की डेथ हो जा रही थी। तो ये कभी समटाइम्स ऐसे होता है कि ये अपने खुद के सेल्स में भी मैक का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो उस फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो हमारे सेल्स को मैक के फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। देन आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपके 3 वेज में एक्टिवेट होते हैं। मतलब मेनली हम लोग को 3 पाथवेज की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। फर्स्ट होता है आपका क्लासिकल पाथवे, सेकेंड होता है आपका लैक्टिन पाथवे और थर्ड होता है आपका अल्टरनेटिव पाथवे। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिकल पाथवे को देखेंगे कि क्लासिकल पाथवे के थ्रू कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो क्लासिकल पाथवे होता है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे होता है। इसे एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तभी आपका क्लासिकल पाथवे इनिशिएट होगा। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप्स प्रेजेंट रहते हैं उससे जाके एंटीबॉडी बाइंड करता है और जब वो बाइंड होता है तो उसके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो इनिशिएट होता है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए, वो सारे टाइप के एंटीबॉडी नहीं होते, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडी होते हैं जैसे IgG, IgM। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जब आपका माइक्रोब्स या फिर हम लोग एंटीजन बोलते हैं वो अगर एंटीबॉडी के एफएससी रीजन से जाके बाइंड करता है, तो जब ये आप उसके एफएससी रीजन से जाके बाइंड करता है तो वो क्या करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी से जाके बाइंड करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे इनकी बाइंडिंग होगी तो ये जो एंटीबॉडी है उसके एफएससी रीजन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो आके एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है और हमारे क्लासिकल पाथवे को इनिशिएट करता है। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ये आ रहा आपका C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये आके आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से आके बाइंड किया और ये जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है ये 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है जिसको हम लोग C1R, C1Q और C1S बोलते हैं। इसमें मेनली 3 मेंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इसका C1Q वाला जो मेंबर है यही आपका एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर उसके बाद क्लासिकल पाथवे इनिशिएट होता है। जैसे ही ये C1Q इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा तो उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे जो और 2 मॉलिक्यूल्स हैं C1S और C1R आके वहाँ पे बाइंड करते हैं। जैसे ही हम लोग इस डायग्राम में बेटर समझ सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे C1Q और C1S आके यहाँ पे बाइंड हुए तो ये जो C1Q और जो C1S है ये क्या है, ये एक सेरीन प्रोटीन है। ये मतलब सेरीन प्रोटीन मतलब होता है कि ये जहाँ पे सेरीन प्रेजेंट होता है जिस भी जगह वहाँ पे ये क्या करते हैं, कट लगाते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सॉल्यूबल होता है, इसलिए हम लोग इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर ये जो आपका C1S वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है कि जैसे इनकी कॉम्प्लेक्स ये इसके साथ बाइंड करती है तो इनमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिसके थ्रू ये क्या करता है, C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करता है 2 फ्रेगमेंट्स में, लार्जर फ्रेगमेंट्स और स्मॉलर फ्रेगमेंट। जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है उसको हम लोग C4 भी बोलते हैं, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंट्स होता है इसको C4A बोलते हैं। देन अगेन वो C2 को क्लीव करेगा लार्जर फ्रेगमेंट में और स्मॉलर फ्रेगमेंट में। इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें क्या होता है कि जो लार्जर फ्रेगमेंट होता है वो C2A होता है और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है वो C2B होता है। देन ये दोनों के जो बिगर फ्रेगमेंट्स वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक डाइमर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। C4B2A कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। अब ये जो C3 कन्वर्टेज है वो क्या करेगा, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा टू पार्ट्स में C3A और C3B, जिसमें से जो C3A है वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और जो C3B है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को लीड करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो बहुत सारे C3B यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, तो जो उसमें से जो कुछ C3B है वो जाके C3 कन्वर्टेज से जाके कंबाइन होगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग C4B2A3B बोलेंगे और इसको हम लोग C5 कन्वर्टेज बोलते हैं। जो C5 कन्वर्टेज होता है ये अगेन C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा टू पार्ट्स में जिसको हम लोग C5A और C5B बोलेंगे। जो C5A है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, इसीलिए वो क्या होगा, डिग्रेड आउट हो जाएगा और जो लार्जर फ्रेगमेंट है C5B वो जाके आपका पैथोजन के मेम्ब्रेन में जाके बाइंड करेगा और साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को रिक्रूट करेगा जैसे C6 C7, ये सब सारे कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और जाके पैथोजन में एम्बेड हो जाएंगे। एम्बेड होने के बाद क्या होगा कि ये फिर और कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेंगे जैसे C8 और C9। फिर ये क्या करेंगे कि ये सारे प्रोटीन, जितने सारे प्रोटीन इसने प्रोड्यूस किए वो सारे एक साथ पॉलीमराइज होके कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब वो क्या करेगा, वो पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा और वहाँ पे होल का फॉर्मेशन करेगा जिसके थ्रू क्या होगा, इसकी ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगी। मतलब जितने भी इसके अंदर कैल्शियम्स प्रेजेंट है या जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, उनका सबका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उन सबका रिलीज आउट हो जाएगा। सो एंड इट फाइनली लीड्स टूवर्ड्स द डेथ ऑफ द पैथोजन। देन है आपका लैक्टिन पाथवे। जो लैक्टिन पाथवे वो एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है अल्टरनेटिव पाथवे की तरह। दैट मीन्स इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपके लैक्टिन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन। ये सिमिलर क्लासिकल पाथवे की तरह ही होता है, एज इट इज़ क्लासिकल पाथवे की तरह ही होता है। बस इसमें क्या डिफरेंट होता है कि जो इसका इनिशिएशन, जो प्रोसेस जो इनिशिएट होने इस पाथवे का जो इनिशिएट होता है वो बस डिफरेंट होता है, बाकी पूरा का पूरा सेम ही है क्लासिकल पाथवे की तरह। इसमें क्या होता है कि जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे साल्मोनेला, निजेरिया, कैंडिडिया, इनके सरफेस पे क्या होता है कि मैनोस प्रेजेंट रहता है और ये जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन होते हैं ये हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये क्या करते हैं। ये जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है ये क्या करते हैं कि जो माइक्रोब्स की सरफेस पे जो मैनोस प्रेजेंट रहता है उनके साथ बाइंड करते हैं और उस पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करते हैं, क्योंकि ये जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है ये C1 कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करता है। बट इसमें क्या होता है कि हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन से जाके अटैच्ड होते हैं। ये जो मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है इसमें एक स्टॉक रीजन होता है जो क्या करता है कि सेरीन प्रोटीन को कंटेन करके रखता है जिसको हम लोग MASP बोलते हैं। ये जो सेरीन प्रोटीन होते हैं इनके 3 मेंबर्स होते हैं। पहला होता है MASP1, सेकेंड होता है MASP2 और थर्ड होता है MASP3। इसमें से जो MASP2 होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लैक्टिन पाथवे में और जो बचे हुए बाकी जो 2 हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अल्टरनेटिव पाथवे में। इसमें जो ये MASP2 वाला जो मेंबर होता है ये मतलब आपके
CRS की तरह एक्ट करता है। आपको याद होगा कि हमने क्लासिकल पाथवे में देखा था कि जो C1S वाला जो मॉलिक्यूल है वही आपका क्या करता था, C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करता था। सेम यहाँ पे वही सेम वर्क यहाँ पे MASP2 करेगा। ये C4 इस डायग्राम में देखते हैं। हाँ, ये C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा C4A और C4B में, और फिर ये अगेन C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा C2B और C2A में। जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होंगे, इसका लार्जर फ्रेगमेंट है C4A और इसका लार्जर फ्रेगमेंट है C2A। ये कंबाइन होकर एक डाइमर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। अब ये C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा टू पार्ट्स में, C3B और C3A, जिसमें से जो C3A है वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और C3B आपका फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। अब ये क्या करेगा, जो C3B है वो जाके आपका C3 कन्वर्टेज के साथ जाके कंबाइन होके एक ट्राइमर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा C4B2A3B, जिसको हम लोग C5 कन्वर्टेज बोलेंगे। अगेन ये जो C5 कन्वर्टेज है वो C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा C5B और C3A में, और जो C3A है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है इसलिए वो डिग्रेड हो जाएगा, और जो C5B है वो मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाएगा पैथोजन के, और कुछ प्रोटीन्स को रिक्रूट करेंगे जैसे C6, C7, C8, ये भी जाके उस लार्जर फ्रेगमेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये कुछ और प्रोटीन को रिक्रूट करेंगे, और जितने सारे प्रोटीन्स वहाँ पे कंबाइन होंगे, पॉलीमराइज होंगे, और एक मल्टीमर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये जाएगा पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और पोर का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको ऑस्मोलाइटिक लाइसिस हो जाएगी। ऑस्मोलाइटिक लाइसिस मतलब जितने भी उसके नेसेसरी मिनरल्स थे वो सारे स्क्रीट आउट हो जाएंगे, एंड फाइनली इट लीड्स टूवर्ड्स द डेथ। देन आपका लास्ट पाथवे है अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। इसमें भी किसी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फैक्टर बी, सेकेंड होता है फैक्टर डी, और थर्ड होता है प्रोपेडीन प्रोटीन। प्रोपेडीन प्रोटीन इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, जब ये हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो इसका स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस मीन्स द एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो अब हमारे पास ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो है C3H2O, C3EH2O। जब C3EH2O कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे एक फैक्टर जाके बाइंड करेगा जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर बी। फैक्टर बी के बाइंड करने के बाद वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग C3BH2OB बोलेंगे। फिर जब ये फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो फिर एक और फैक्टर रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर डी। वो फैक्टर बी को क्लीव करेगा BB और BA में, जिसमें से जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है वो डिग्रेड आउट हो जाएगा। लार्जर फ्रेगमेंट जाके इसके साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जो है आपका C3H2OBB। यही आपका C3 कन्वर्टेज है और इसको हम लोग फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज बोलते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अ ब्लड सीरम। अगेन ये जो फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज है वो C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा C3A और C3B में। फिर जब ये इसको
क्लीव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर बी आके इससे अटैच होगा, फिर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे C3BB, और फिर उसके बाद वहाँ पे फैक्टर डी आके फैक्टर बी को क्लीव करेगा, जिसकी वजह से जो स्मॉलर वाला जो फ्रैगमेंट है वो डिग्रेड आउट हो जाएगा, लार्जर फ्रैगमेंट इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे C3BB, जो कि आपका C3 कन्वर्टेज है, और इस कन्वर्टेज को हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज बोलेंगे, क्योंकि ये आपका मेम्ब्रेन से जाके बाउंड करेगा, मतलब ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ये या इस पाथवे में हम लोग दो C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि जो फर्स्ट वाला फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज है वो लेस स्टेबल होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, बट ये जो मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड होता है और उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, बट ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा समय तक रह सके। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोटीन का एडिशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपरडीन। जब इस प्रोपरडीन का हम लोग एडिशन करते हैं और साथ ही साथ प्रोपरडीन के साथ ही साथ ये क्या होगा कि ये जो C3 कन्वर्टेज है यहाँ पे फॉर्म तो हो गया, इसके बाद ये फिर और C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव करेगा C3B और C3A में, जिसमें से बहुत सारे जो C3B है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, जो C3A है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को लीड करेंगे, और कुछ C3B जाके इस C3 कन्वर्टेज के साथ जाके बाइंड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोपरडीन में बाइंड हुआ और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं C3BBP C3B कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग C5 कन्वर्टेज बोलते हैं। अब ये जो C5 कन्वर्टेज है वो क्या करेगा, C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्लीव्ड आउट करेगा C5B और C5A में। C5A स्मॉलर फ्रैगमेंट है इसीलिए ये डिग्रेड हो जाएगा, और जो C5B है बिकॉज ऑफ द लार्जर फ्रैगमेंट इट बाइंड्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन एंड रिक्रूट सम another complement proteins such as C6, C7, C8, and all these proteins combine together and form a multimeric complex which is known as the MAC, and this MAC form a pore। अब लास्ट है आपका कंक्लूजन। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं उसमें 50 से भी ज़्यादा सीरम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कोई सिंगल प्रोटीन नहीं होते जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है कि ये हमारे इस जो प्रोटीन्स जो इसको एक्टिवेट करते हैं वो होते हैं आपके C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, ये और ये पूरे के पूरे ये जो मेंबर्स हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के होते हैं। और क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ऑकर होते हैं, बहुत सारे कास्केड पाथवेज चलते हैं, और इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप की होती है, जैसे IgG और IgM, मतलब सारे के सारे प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ टू टाइप्स के ही एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसमें क्या, इस पाथवे को एक्टिवेट कराने के लिए हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए हम लोग को कुछ पाथवेज की ज़रूरत होती है। फर्स्ट होती है आपकी क्लासिकल पाथवे, इसमें हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं। और सेकेंड है आपका अल्टरनेटिव पाथवे, इसमें हम लोग कुछ फैक्टर्स की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं। और थर्ड है आपका लैक्टिन पाथवे। लैक्टिन पाथवे में हम लोग लैक्टिन के हेल्प से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ऑब्सोनिन करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को रिमूव भी करता है, और मेम्ब्रेन के डैमेज को भी वो क्या करता है, लाइसिस करता है। फिर ये हो गया आपका रेफरेंस। देन थैंक यू।